हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर, जो कि आपके 27 ऑफ फेब के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको देखो 27 ऑफ फेब को आपका फर्स्ट बोर्ड्स का एग्जाम होगा और आप फर्स्ट टाइम बोर्ड्स को एक्सपीरियंस करोगे। और हमारे ऐसा होता है कि बोर्ड्स को है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब आप जो पूरे एक साल से मेहनत कर रहे थे ना, वो दिन बस आने ही वाला है। तो उस दिन के लिए ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर। देखो ये सीबीएसई का खुद का सैंपल पेपर है, तो एग्जैक्टली आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि कैसा सैंपल पेपर आने वाला है। अब जैसा कि आपका पहला पेपर होगा ना, तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो ये कि एग्जाम सेंटर के ऊपर टाइम से पहले ही पहुंच जाना। फिर सेकंड ये है कि आपको है ना अपनी जो राइटिंग है उसको थोड़ा सही ढंग से इंप्रूव करना है। और फिर थर्ड ये कि आपको एग्जाम के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला सेक्शन थोड़ा टफ है, तो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव कर जाओ, क्योंकि आपके पास में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मत सोचना कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपको बाकी का पेपर भी नहीं आएगा। और पेपर जो है वो टफ नहीं आता, बहुत ही ज्यादा सिंपल पेपर आता है। आपको बस अपना माइंड को इस तरीके से करना है कि पेपर सिंपल और आपको अटेम्प्ट करते जाना है। और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो कि आप एग्जाम के अंदर अनअटेम्प्ट छोड़ के आए हो। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी आता है ना, अगर मान लो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे, तो आप उसके 2 पॉइंट लिख दो। ऐसा नहीं होता कि आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट 5 में से आपको 1 या 2 नंबर तो मिलेगा। तो एक भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट तो हमें किसी भी कंडीशन के अंदर छोड़ना नहीं है। और जो फर्स्ट पेपर है वो रहेगा इंग्लिश का। अब देखो इंग्लिश के अंदर जो आपको मैं बताता हूं कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम लोगों से हो जाती है वो ये हो जाता है कि हमें ना टाइम का नहीं पता होता कि किस सेक्शन में कितना टाइम लगेगा और हमें कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अपने साथ में एक वॉच बांध करके जाना, एनालॉग वाली, वो डिजिटल वाली नहीं लगेगी। तो एनालॉग वॉच बांध करके जाना और टाइम को साथ में मॉनिटर करते रहना। तो देखो आपके पास में 3 सेक्शन रहेंगे, रीडिंग का, ग्रामर का, राइटिंग का और लिटरेचर का। ठीक है, तो अब आपको है ना जैसा ठीक लगे, अगर आप अभी जैसे कि अटेम्प्ट स्टार्ट कर, तो आपको रीडिंग को, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि देखो रीडिंग को सेक्शन से अटेम्प्ट करना स्टार्ट मत करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि रीडिंग के अंदर है ना आपको 2 पैराग्राफ को पढ़ने में टाइम लग सकता है। और स्टार्टिंग के अंदर ही हम अगर इतना टाइम दे देंगे तो हमारे पास में टाइम कम बचेगा, फिर हम क्या हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे और हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको रीडिंग को सबसे फर्स्ट में अटेम्प्ट किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। इन तीनों में से कोई सा भी ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हो। और अभी इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th के जितने भी बोर्ड एग्जाम है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना आपका जरूरी है। अब इसके अंदर आपको जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसके अंदर 10-10 नंबर के क्या रहेंगे, 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। अब अनसीन पैसेज जैसे सालों से आते हुए हैं वैसा ही अनसीन पैसेज रहेगा। इसके अंदर 4-5 पैराग्राफ होंगे और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें बदलाव कर दिया। अब उनमें बदलाव क्या करा है, जैसे कि आपको अगर आप क्या करते थे कि भैया जैसे कि पैराग्राफ 1 से है तो इस लाइन को पढ़ा और फिर उसके बाद में वहां पर गए सर्च करने को और जो मिल गया उसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो अब सीबीएसई ने क्या करा है कि भैया अब ये कॉपी पेस्ट वाला काम हम नहीं चलने देंगे। अब हमें क्या करना है, बच्चों के नंबर काटने। तो यार अब जब बच्चों के नंबर काटने तो उनको भी तो नए नए तरीके होंगे। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें पैराग्राफ को समझना है। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने ज्यादा डाल दी। जैसे कि मैंने अभी भी आपको एग्जांपल दिया था, ये वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या हो गया कि ये कंपैरेटिबल क्वेश्चन है कि आपको कंपेयर करना है कि द मोर इनक्रेडिबल द ग्रेटर द थ्रिल, मतलब कि द मोर यू स्टडी यू विल गेट द मोर मार्क्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा कि आपको इसको इसके साथ में कंपेयर करना है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का टाइम वहां पर लगेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन रहेंगे। और फिर से बोल रहा हूं कि रीडिंग सेक्शन के क्वेश्चंस के लिए आपको सैंपल पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नए जो सैंपल पेपर आ रहे हैं उनको सॉल्व करना। पुराने वाले सैंपल पेपर में वही पुराने वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन नए वाले सैंपल के अंदर नई तरीके के क्वेश्चंस हैं। और फिर इसके बाद में इसमें तो क्वेश्चंस तो वैसे रहेंगे और इसको आप एक बार पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो ग्रामर है, ग्रामर के अंदर थोड़ा और ट्विस्ट है। ग्रामर एक बार देखते हैं हम लोग। तो ग्रामर यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों के पास में ग्राफ वाला क्वेश्चन। और ग्राफ वाला क्वेश्चन देखते बच्चों को डर लग रहा है, लेकिन ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक ईजी क्वेश्चन है। ये हम
सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम करेंगे क्या, ग्रामर सेक्शन, क्योंकि ग्रामर जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ग्रामर के अंदर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो देखो सेक्शन ए रहेगा, मतलब सेक्शन बी जो है वो रहने वाला है ग्रामर का, और इसके अंदर आपके पास में रहेंगे 10 नंबर का, और इस 10 नंबर को ही सॉल्व करने में आप देखना कि हमें कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम इसे समझेंगे। देखो अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको कोई से भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास में चॉइस है, जो नहीं आया उसको छोड़ करके 10 कर लेना है, कोई से भी पहले दूसरे तीसरे कोई से भी कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑनलाइन अपडेट। अब देखो मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना कि ये 10 क्वेश्चन है ना, तो बच्चे क्या करेंगे कि पूरे के पूरे 100% सॉल्व करके आ जाएंगे, और उनको लगेगा कि यार हमने 100% सॉल्व कर दिया। अगर कोई गलत होगा तो टीचर क्या करेगा कि 10 को कंसिडर कर लेगा और गलत वाले को छोड़ देगा, लेकिन नहीं, ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि जो टीचर है वो फर्स्ट 10 को लेगा। अगर आप मान लो कि 11 कर रहे हो तो आपको 11th वाला अगर सही है तो भी वो 10 को लेगा, चाहे से 10 में गलत है तो आपको क्या करना है, गिनती के 10 ही करने हैं, ज्यादा क्यों करनी है मेहनत, जितना कहा गया उतना ही काम करना है। अब देखो, अब यहाँ पर इसके अंदर जैसे कि आपको ऑनलाइन अपडेट के बारे में कहा गया है, इसको कंप्लीट करना है। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट एन एक्टिविस्ट ऑन अ सोशल मीडिया यस्टरडे। अब यहाँ पर देखो बात करी गई है यस्टरडे, अब जैसे यस्टरडे आ गया तो यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, वो करी जा रही है पास्ट की। तो जब कभी भी पास्ट की बात करी जाएगी तो यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर है, तो पास्ट के साथ में वर्ब कौन सी होती है भैया, इसके साथ में वर्ब की जो फॉर्म होती है वो होती है आपके पास में सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ ब्लो अप, ब्लू अप, इज ब्लोन, विल बी ब्लोन। तो यहां पर जब आप इन ऑप्शन को देख रहे हो तो यहां पे सबसे पहला जो ऑप्शन है ये किस में गिवन है आपको, ये दिया हुआ है आपको प्रेजेंट में। प्रेजेंट के अंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारे तो यहाँ पर पास्ट के अंदर बात करी जा रही है। फिर इसके बाद में ब्लू अप, हाँ ये एकदम से करेक्ट है, पास्ट के अंदर हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, तो ये एकदम से करेक्ट ऑप्शन होंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और इस ब्लोन नहीं होगा, और फिर इसके बाद में विल बी ब्लोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर में, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, जिसके अंदर की आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच जो है ये क्या करते थे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा सॉल्व करते थे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके खुश हो जाते थे, लेकिन सीबीएसई हमें खुश देख के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचते हैं क्या रहे कि खुशी कैसे खराब करूं, तो पेपर टफ बना देंगे, पेपर टफ बना देंगे तो उसमें कुछ कुछ नए क्वेश्चंस डाल देंगे, तो उसी के साथ में मतलब अब ये तो चलो ठीक है, ये और काम कर लेना, एसएसटी का भी देख लेना सैंपल पेपर, साइंस का भी सैंपल पेपर देख लेना, और मैथ्स का भी सैंपल पेपर एक बार देख लेना। सभी के सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए, बट जाकर के जरूर से देख लेना, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसके अंदर क्या कहा गया है भैया, डॉक्टर है और उसके पास में पेशेंट क्या है। अब डॉक्टर ने कहा गया है कि डू यू फील डाउन फ्रॉम द टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। गोपालन से पूछा गया और गोपालन ने रिप्लाई दिया, यस आई डोंट स्टे इन अ गुड मूड। उसका कहना यह है कि मैं गुड मूड में नहीं रहता, मतलब मेरा मूड अच्छा नहीं रहता। जैसे कि सीबीएसई का है, सीबीएसई का कभी मूड अच्छा नहीं रहता, पेपर टफ कर देता है, एग्जाम डिले कर देता है, कुछ भी कर रहा है, मतलब सीबीएसई का मूड अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर के बात ये है। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि आपको मतलब इसको कन्वर्ट करना ये है कि द डॉक्टर व्हाइल trying to figure out his patient's ailment asked about his well-being to which the patient affirmed। अब देखो यहाँ पर आपने जब इसको पढ़ा तो आपको लगेगा कि यार भैया ये तो हम करते ही नहीं थे, हम तो ये करते थे कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट दैट, ये करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही सिंपल बातें में लिखा हुआ है कि इसके अंदर देखो डॉक्टर ने क्या करा है, डॉक्टर उससे पूछना चाह रहे तो इसी को लिख दिया कि द डॉक्टर व्हाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट, मतलब कि वो कैसा है, एंड आस्क अबाउट हिज विलनेस। तो यहाँ पर ये इसने पूछ लिया कि आप कैसे हो, उसको यहाँ पर पूरा पूरा एक लाइन के अंदर लिख दिया। अब उसके बाद में कहा गया है कि ये जो पेशेंट वाला सेंटेंस है इसको आप कैसे लिखोगे। तो देखो अब जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर द एफर्म्ड, तो अब एफर्म्ड आपने देखा तो यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये एफर्म्ड है, ये क्या है, ये है सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर इसके अंदर क्या है, डोंट स्टे। तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर लिख दो डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट स्टे। अब जैसे आपने लिखा, ये सीबीएसई ने बोल दिया गलत है, ये नहीं होगा। तो सीबीएसई का अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने कहा है कि जब कभी भी ये पर बात करी जा रही है वो करी जा रही है प्रेजेंट की। अब ये प्रेजेंट मूड के अंदर ही तो पूछ रहे हैं कि आपका मूड कैसा है, प्रेजेंट में ही तो रिप्लाई दे रहा है, अभी वो प्रेजेंट में ही चल रहे हैं कंटिन्यू, ये तो है नहीं ये पास्ट का है। तो जब वो प्रेजेंट में चल रहे हैं तो आपको इसका जो रिप्लाई है वो भी क्या देना होगा, आपको प्रेजेंट में देना होगा। तो डिड नॉट सीबीएसई के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, और यहाँ पर आना चाहिए डज नॉट। अब देखो यहाँ पर होने को तो ये करेक्ट होना चाहिए डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर एफर्म्ड काम में लिया है, लेकिन अगर
बात करेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई ने ये कंसिडर करा है कि यहाँ पर ये है प्रेजेंट टेंस में। जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसके साथ में यूज में होना चाहिए डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। ठीक है, ये पूरा पूरा सेंटेंस रहेगा। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसके अंदर की कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इसको फिल करना है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको मॉडल्स से। ठीक है, मॉडल और प्लस इसमें टेंस थोड़ा थोड़ा काम में लिया जाएगा। तो अब इसको देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट स्टार्ट होता है कि द एडवर्टीजमेंट रीड इफ। अब देखो यहाँ पर इफ आ गया, तो अब इफ से अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो होता है कंडीशनल। क्या होता है? ये होता है कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब जब ये कंडीशनल सेंटेंस होता है ना, तो इसके साथ में कुछ कुछ चीजें आती हैं। अब जब कभी भी कंडीशनल सेंटेंस देखो, जैसे कि जो इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, उसकी जो स्टार्टिंग है वो फॉर्मेट ये रहता है कि सबसे पहले उसके अंदर आता है सब्जेक्ट, ये नोट डाउन कर लेना। फिर उसके साथ में आती है यहाँ पर वर्ब, और फिर उसके साथ में यहाँ पर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक बार लिख देता हूँ मैं, ओबी लिख देता हूँ। और फिर उसके साथ में यहाँ पर आ जाती है उसका फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ में जो अगले वाला सेंटेंस होता है वो ये होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट रहता है। अब इसके अंदर लिखा गया है कि इफ यू स्मोक स्टेटिस्टिकली योर स्टोरी। अब इसके बाद में यहाँ पर आता है कि एंड अप 15% बिफोर इट शुड बी। तो यहाँ पर बात करी जा रही है फ्यूचर की। याद रखो कि यहाँ पर ये फ्यूचर में जाएगा। तो अब जब ये फ्यूचर के अंदर जाएगा तो इनमें से फ्यूचर में कौन सा जा सकता है भैया? मस्ट जाएगा, शुड जाएगा, विल आएगा, ओट आएगा। तो आपको सीधा आना चाहिए कि भैया फ्यूचर की बात करी जा रही है तो विल आएगा, विल हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर टेंस को यूज करके हमने जल्दी से फिगर आउट कर लिया कि क्या होने वाला है। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर की कहा गया है कि आपको एरर और करेक्शन है। अब देखो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सीबीएसई ये भी कह रहा है कि तुम मत निकालो, तुम चिल बैठे रहो, हम निकाल के दे देते हैं और इनमें से तुम्हें सिलेक्ट करना है कि कौन से वाला होगा। तो पहले क्या होता था, पहले बड़ा अच्छा था कि यार एक पैराग्राफ आता था, उसके अंदर से हम मस्त आराम से उसको सॉल्व करते थे और फिर उसके बाद में हमारा आंसर आ जाता था। लेकिन अब हमारी खुशी बर्दाश्त कहाँ होती है किसी को, तो लग गई नजर। तो वो नजर ये लगी, उन्होंने कह दिया कि चलो भैया इसमें से निकालो कि लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट द रांची एयरपोर्ट। ठीक है, अब ये बात है, एक स्टेटमेंट है सीधा सा। अब इसमें से निकालना है इनकरेक्ट क्या है। सबसे पहले में दी गया है एरर चाइल्ड को चिल्ड्रन कर दे, एकदम से गलत है, इसका कोई मीन से नहीं निकलता। लास्ट और प्रीवियस एक ही बात है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एट और इन, ये भी एकदम से सही बात है। तो सबसे पहले ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि रॉन्ग कौन सा है। अब जब आपने सारे के सारे रॉन्ग को फिगर आउट कर लिया तो यहाँ पर बचते हैं बस एक ही करेक्ट, वो है यहाँ पर द और ए। ठीक है, ये हो गया द और ए, मतलब द ये वाला द प्लेन की जगह पर आप ए प्लेन कर सकते हो, एकदम से सही बात है। आपकी जो मर्जी वो करो ना, ये द इसके साथ में नहीं काम में लिया जाएगा और यहाँ पे ए हम काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया इसका एरर करेक्शन, इसका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम्हें फील नहीं आ रही, क्योंकि क्वेश्चंस पूरे चेंज हो गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी चेंज हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, भी ये प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे क्वेश्चंस की। और इसकी मैं सच बता रहा हूं कि आपको थोड़ी आदत डल जाएगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे। खूब सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इनफैक्ट मैं भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ज़्यादा चिंता मत करो। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ध्यान से सुनो कि मैं क्या क्या बातें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको ये सही ढंग से अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके अंदर आप लोगों को दो कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंस हैं। एक तरीके से एक प्रेजेंट में है और फिर एक उसके बाद में पास्ट में। तो मतलब क्या है, कैसे है, वो हम देखते हैं इसमें। जैसे कि इसके अंदर कहा गया कि एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक। अब जैसे कि आपको जहां कहीं पर भी एज दिखे, एज दिख रहा है, या फिर आपको वाइल दिख रहा है, या फिर आपको उसी के साथ में व्हेन दिख रहा है, जब कभी भी इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहां पर इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको आपको समझना जरूरी है। अब जैसे आप इसको पढ़ते सेंटेंस को, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक, मतलब कि मैं डॉक के ऊपर खड़ा था, एंड लुकिंग आउट एट अ लेक फॉर द लास्ट टाइम, और मैं लेक को देख रहा था लास्ट टाइम के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट टेंस। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ओवर मी डार्कनेस। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखो ये आ रही है फीलिंग, मतलब फीलिंग को एक बार समझ के देखो। फीलिंग क्या होता है? फीलिंग एक टेम्परेरी होता है, बस एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करी जाए कि आई वॉज स्टैंडिंग, मतलब एक तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो उसके ऊपर खड़ा था। तो ये जो प्रोसेस है ये है एक तरीके से लॉन्ग टास्क, जो कि काफी ज्यादा देर तक होगा।
तो ये जो लॉन्ग टास्क है ये हमेशा किस में रहेगा, ये रहने वाला है आपके पास में प्रेजेंट में, ठीक है। यहाँ पे बात याद रखना, ये रहेगा प्रेजेंट में। और जो फीलिंग है, फीलिंग क्या होती है कि एक बार आती है फिर उसके अंदर चली जाती है, तो ये टेम्परेरी होकर के किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी पास्ट में, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आंसर ये होगा आपके पास में, जैसे कि इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें क्या होगा। तो जैसे आपने इसमें देखा तो मैंने क्या कहा कि ये जाएगी, फीलिंग जाएगी पास्ट में, तो मतलब ये हो गया पास्ट में। अब आपको पास्ट के लिए कौन सी वर्ब चाहिए होती है, वो चाहिए होती है सेकंड वर्ब। तो अब इनमें से सेकंड वर्ब कहां पर मिल रही है आपको, तो सेकंड वर्ब यहां पे मिलेगी आपको डी में, तो डी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूं ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसको बस थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करना होगा। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन अगर टफ भी बनाते थे तो बच्चे सॉल्व कर लेते, लेकिन यहां पर क्या रहा है, जहां पर लॉजिक का काम में ले लें वहां पर हमारा दिमाग ही नहीं चलता, क्योंकि हम लॉजिक नहीं लगाते, हम रटते हैं चीजों को। समझो, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब इसके बाद में जो अगले वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। अब देखो, ऑब्जर्वेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इसके अंदर ऑब्जर्व करना होगा। इसके कोई एक तरीके से पर्टिकुलर मैं इसका कोई रीजन नहीं दे पाऊंगा, बस इसको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा होता है तो होता है। अब इसके अंदर कहा गया कि सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, डियर सर दिस इज रेस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई, मतलब एक तरीके से सिक। अब देखो, सिक के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब सिक का मतलब क्या होता है, सिक का मतलब होता है चाहता हूं, मतलब कि मैं यहां पर कोई भी चीज चाहता हूं कि एक्सेप्ट कर रहे हो किसी चीज को, वहां पर होता है सिकिंग का मतलब। अब यहां पर सिकिंग नहीं आ जाएगा, इसका आंसर सिकिंग नहीं आ सकता, क्योंकि आप चाह रहे हो, चाह रहा हूं नहीं होगा, चाहता हूं होगा। तो यहां पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सिक, इसका एकदम से करेक्ट है। सीबीएसई ने खुद ही आंसर दे दिया कि सिक ही लिखाओ, और जो अपनी ज्यादा बुद्धि लगाएगा उसका आंसर यहां पे गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहा गया है, फिर से एक रिपोर्टेड स्पीच का है कि ग्रैंडसन और ग्रैंडपा को लेकर के इसमें कन्वर्सेशन दिया हुआ है। ग्रैंडसन बोलता है कि हु आर योर सुपर हीरो, मतलब दादाजी आपके सुपर हीरो कौन है। तो इसी तरीके से मैं आपका पूछ रहा हूं, आपका सुपर हीरो कौन है, कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ। और इतना ज्यादा कोई हैवी टास्क मत लो, बहुत ही ज्यादा आप अच्छे से एडॉप्ट कर पाओगे इन क्वेश्चन को। एक तो यही हो जाए, भैया डिप्रेशन हो गया हमें तो हम क्या करेंगे। डिप्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। आपको मैं पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस आप इसके साथ में कंटिन्यू चलते जाइए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं क्योंकि ये थोड़े टफ है, नए क्वेश्चंस होते हैं हमेशा टफ लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में यहां पर कहा गया कि ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं कि एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेंशन टू अदर्स। तो मतलब जो हमारे दादाजी हैं उनका कहना यह है कि बेटा सुपर हीरो वही होता है जो कि दूसरों को काइंडनेस दिखाते, दूसरों की मदद करता है, वो होता है दादाजी के अकॉर्डिंग। अब इसी के साथ में यहां पर इसमें लिखा गया है कि इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरो ग्रैंडफादर सेज दैट। अब जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपको यहां पर आना चाहिए कि यार इसके अंदर क्या हम काम में लेंगे। तो जैसे यहां पर आता है कि ग्रैंडफादर सेज दैट, तो आपको यहां पर एक फॉर्मेट याद होना चाहिए, फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मेट ये है कि आपको इसके अंदर लिखना होगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिख देना है, और फिर उसके साथ में आपको लगा देनी एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब। यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, अब आपको क्या है कि इसके अंदर खुद को सब्जेक्ट फॉर्म करना होगा। अब सब्जेक्ट कैसे फॉर्म होगा, आपको यहां पर कहा गया कि एनीवन हु शोज काइंडनेस, तो मतलब आप बोलोगे कि भैया यहां पर एक तो इट हो सकता है, इट इज, और फिर उसके बाद में एक हो सकता है देयर आर। मतलब क्या हो सकता है भैया, आप खुद बताओ। देखो, देयर कहां पर काम में लिया जाता है, जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, तो देयर के साथ में आएगा यहां पर सो मैनी, ठीक है, यहां पे काम में लिया जाता है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एनीवन। यहां पर ध्यान रखो कि यहां पर बहुत सारे लोगों के लिए बात हो रही है, लेकिन जो दादाजी हैं वो कह रहे हैं एनीवन, मतलब कोई एक पर्टिकुलर है तो वो कम है, तो उसके लिए क्या काम में लिया जाएगा, उसके लिए काम में लिया जाएगा इट इज। तो यहां पे इसका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा कि इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपेंशन टू अदर। तो ये बचा हुआ सेंटेंस अपना कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिर से एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार क्या करा है, आपको थोड़ा कष्ट करना होगा, आपको ही एरर निकालना होगा, आपको ही करेक्ट करना होगा।
अब जैसे कि इस स्टेटमेंट का इतना बड़ा स्टेटमेंट था, इसके 4 सेंटेंस बना करके आपको दिए जाते थे, उसको सॉल्व करना था, लेकिन अभी एक ही है। तो आपको क्या करना होगा, इसको ब्रेक करो। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस पढ़ो, आधा सेंटेंस ये है और आधा सेंटेंस इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल एंड द हॉक। अब जैसे आप इसको पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा है यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा, इन ऑर्डर टू, तो यहां पर मेरे को मिल रहा है टू। अब जैसे ही टू होता है तो टू के साथ में आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि टू के साथ में ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा, जीवन भर में याद रखना, चाहे से धरती ऊपर की नीचे हो जाए, चांद मतलब कुछ भी हो जाए, मतलब ये मान लो कि इसके साथ में हमेशा वर्ब आती है, वर्ब के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आएगा। तो यहां पे जब आपने देखा तो आपको यहां पे मिला, यहां पर समझना ये बहुत ही ज्यादा हैवी है। ये टू जो है, टू को थोड़ा समझो। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि आई लाइक टू डांस, और वहीं पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि आई लाइक डांसिंग। अब जैसे कि इसके अंदर दो स्टेटमेंट थे, आई लाइक टू डांस और एक था आई लाइक डांसिंग, तो मतलब मेरे को डांस करना पसंद है। तो यहाँ पे जो इसके साथ में वर्ब है वो हमेशा क्या रहेगी, सिंगल वर्ब रहेगी, आईएनजी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर गलती क्या होगी, वो होगी बैलेंसिंग की। तो यहाँ पर आएगा कि इन ऑर्डर टू बैलेंस, बैलेंसिंग नहीं आएगा, बैलेंस आएगा। तो इसका जो करेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंसिंग, ये हो गया, और इसका करेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे इस तरीके से आपको समझना होगा। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, जिसके अंदर की कहा गया कि सुनील शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन विद तारिक अबाउट अ हॉलीडे एट अ सी, रिपोर्ट तारिक्स क्वेश्चन। आपको इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो अब जैसे आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या बोलोगे कि तारिक सेड टू, तारिक ने क्या करा, तारिक सेड टू साहिल, यही करोगे ना, हाँ या ना, जल्दी से बताओ कि तारिक सेड टू किसको कहा है उसने, सुहिल या फिर सुनील है यार, मैं सुहिल बोल रहा हूँ, हाँ, सेड टू सुनील। ठीक है, ये करोगे या नहीं करोगे, जल्दी से बताओ कि यस और नो, जल्दी बताओ कि यस और नो। फास्टली इसका आंसर चाहिए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भैया 9th वाले के अंदर हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। अब जो बोल रहे हैं कि भैया ये करेंगे, उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब करना क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो ना, इसके अंदर कहा गया है कि उसने क्या बोला है, उसके साथ में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी, और यहाँ पर ही लिखा हुआ है कि डिड यू एंजॉय ट्रेवलिंग द सी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेड टू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि जो हमारा तारिक है, तारिक आस्क्ड, क्या करा है उसने, तारिक आस्क्ड टू सुनील दैट। अब ये यहां तक ये वाला एकदम से सही रहेगा, तारिक आस्क्ड टू सुनील दैट। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीट कोड देता हूं मैं, वो चीट कोड ये है, इस चीट कोड को नोट कर लेना एग्जाम के अंदर, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। चीट कोड में ये है कि जब कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसके अंदर की डिड है, तो डिड के साथ में आपको आंख बंद करके क्या करना है, डिड को आपको कन्वर्ट कर देना है हेड के साथ में, डी को हेड में कन्वर्ट कर देना और उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, ये है भैया काम की बात, डिड के साथ में डिड को कन्वर्ट कर देना है हेड और उसके साथ में थर्ड फॉर्म लगा करके उसका काम खत्म कर देना। तो अभी वही यहां पर करा गया। तो यहां पर तारिक आस्क्ड टू सुनील दैट ही, यहां पर यू को किस में कन्वर्ट कर देना, वो कर देना है ही, और फिर उसके बाद में यहां पर कर देना है ही हैड एंजॉय ट्रैवलिंग बाय सी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये समझ में आया? फिर से बता रहा हूं कि इसके लिए चीट कोड ये है कि जब कभी भी अगर आपको कहीं पर भी सेंटेंस में मिलता है जिसको कि आपको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करना है, डिड आ रहा है, तो डिड को आपको आंख बंद करके कन्वर्ट कर देना है हेड और उसके साथ में लगानी देनी है उसकी थर्ड फॉर्म, और फिर उसके पहले आपको सिंपल सा लिखना है कि ही हैड एंजॉयड बाय ट्रेवलिंग अ सी। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट। फिर इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर करते तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया, इसमें क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही ज्यादा वो हो गया यार। उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। तो अब क्या होगा इसके लिए, जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अब इसके अंदर मॉडल्स काम में लेने, तो मॉडल काम में लेना है, तो मॉडल जैसे आप पढ़ोगे कि तो वी कैन अफोर्ड टू नेग्लेक्ट अ चिल्ड्रन थिंक ट्वाइस। तो ये कैसे हो सकता है यार, ये बहुत ज्यादा आसान है, कैन आ जाएगा, क्योंकि क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, कैन वी अफोर्ड, तो यहाँ पे और तो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था 10th वाला।
ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर की कहा गया है, फिर से एक स्टेटमेंट है किसके बीच में, लता के बीच में और उसके पिताजी के बीच में। उसके फादर बोलते हैं कि व्हाई आस्क सो मेनी क्वेश्चन लता। अब उसके बाद में लता रिप्लाई देते हैं कि आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि बेटा तुम इतने क्वेश्चन क्यों पूछते हो, मुझे आंसर नहीं आते। तो बेटी बोलती है कि पापा देखो सीधी सी अपनी फिलॉसफी है, अपने को जब तक समझ में नहीं आता अपन पूछते हैं। अब इसके बाद में एक अच्छा काम ये करा है कि आपको पूरा पूरा लिख के दे दिया कि द फादर आस्क्ड लता द रीजन फॉर सो मेनी क्वेश्चंस, वो सब कुछ आपको लिख के दे दिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है आपको कंप्लीट क्या करना है कि ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड। अब जैसे यहाँ पर शुड आ रहा है तो शुड के साथ में आपको एक कंडीशन याद होनी चाहिए कि जब कभी भी शुड काम में लिया जाएगा तो आपको यहाँ पर काम में लेना है मॉडल वर्ब, और फिर उसके साथ में आपको काम में लेनी है उसकी फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो कि आपको कौन से वाली मिल रही है, तो यहाँ पर आपको मॉडल वर्ब मिलेगा और फिर अरे यार ये क्या है, ये है मॉडल और उसके साथ में आपको क्या लगाना है, वर्ब, और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाने। तो अब जल्दी से इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी 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 इसका आंसर बताइए। तो अब जैसे आप इसका क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलना चाहिए कि कैप आस्किंग टिल वन डज। तो ये हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम 12th के ऊपर, जिसके अंदर की कहा गया कि आपको एरर निकालना है। एक शॉप का होर्डिंग है, जैसे कि इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है कि अगर गलती से दुकान का नाम गलत भी लिख दिया जाए तो करेक्ट करवाने का कष्ट नहीं करते। तो उसी तरीके से इनका भी स्लोगन हो गया, लेकिन हमसे कहा गया कि कर दो यार, करेक्ट कर दो, तुम इंटेलिजेंट लोग हो। तो हमने बोला हाँ यार करते हैं। तो यहां पर कहा यह गया है कि मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। अब जैसे कि यहां पर एरर जब आएगा तो एरर के अंदर जब बात करी जा रही है तो यहां पर आपको ध्यान देना, यहां पे बात करा गया है ऑल द सीनियर सिटीजन्स वैक्सीनेटेड। तो ये जो सेंटेंस है यहां पर है, इसमें एरर। अब ये एरर क्यों है, अब जैसे कि ऑल कहां पर काम में लिया जाता है, ऑल काम में लिया जाता है एक पूरे पूरे ग्रुप के लिए, मतलब सभी लोग। लेकिन यहां पर बात करी गई है सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेटेड की। जब कभी भी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप की काम में लिया जाए, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक ग्रुप का काम में लिया जा रहा है कि मतलब ओनली इंटेलिजेंट स्टूडेंट ईच, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ईच वैक्सीनेटेड या फिर ईच लिटरेट। तो यहां पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर आपने सेगमेंट चूज कर लिया, तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है, उसके लिए काम में लेते हैं हम ईच। तो यहां पे इसके अंदर एरर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा इसके अंदर और इसका करेक्शन हो जाएगा आपके पास में ईच। इसका एकदम से करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अब देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास में आता है कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, मतलब आपको अपनी स्किल्स दिखानी यहां पर कि मतलब हमें कितना अच्छा लिखना आता है। तो देखो इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन करना है, आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन। अब इसमें कहा यह गया है कि आपको सिंपल सा यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ अ ब्रिलियंट विद्यालय बारा कानपुर, एंड यू हैव रिसेंटली नोटिस द सेवरल पोस्टर्स अराउंड योर स्कूल्स परमाइसेस कन्वेइंग अ हैजार्डस मैसेज। अब ये क्या मैसेज है कि लूज अ वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू एंड अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर अ न्यू फ्यू। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहां पर जैसे कि लूज अ वेट इन मंथ, मतलब कि एक महीने के अंदर वेट लूज करो। उसी तरीके से जब आपके एग्जाम हो जाएंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, वो पहले बोल रहे हैं कि बेटा 6 महीने के अंदर तुम्हारे 95% आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो बोलते हैं 4 महीने के अंदर आ जाएंगे, कहीं कि तो 5 महीने का भी बता देते 4 महीने में, और फिर उसके बाद में बोलते हैं 2 महीने में, फिर उसके बाद में 1 महीने में भी। और देखना लास्ट टाइम के ऊपर भी जब आपका एग्जाम रहेगा तो वो ये बोल देंगे बेटा 1 वीक के अंदर कितने आ जाएंगे, तुम्हारे 95% आ जाएंगे। तो उसी तरीके से इसमें हो रहा है। तो ऐसा आपको कुछ ही नहीं है कि आप 95% एक हफ्ते में ले आओगे, 1 महीने में ले आओगे। तो यार वो एक बार सोच के तो देखो, 12 महीने से पढ़ रहा है वो बच्चा 95 वाला, और तुम 1 महीने में ले आओगे, ये गलत बात है। और आपको ऐसे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। इतना नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि आप 1-2 महीने अगर सही ढंग से करो तो आप 80 से लेकर के 90 की रेंज में पहुंच सकते हो आराम से, ठीक है, 1-2 महीने के अंदर अच्छी पढ़ाई करके। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप सीधा ही 97, 96 इतना तगड़ा थंबनेल देख करके क्लिक मत करा करो। और फिर इसके बाद में कहा यह गया है कि करना क्या है, ये तो आपके समझदारी की बात थी, तो ऐसे समझदार बनो, बेवकूफ मत बनो। अब यहाँ पे समझदारी की बात कर क्या करा गया, इसमें कहा गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA। आपको DWA को लेटर लिखना है, नॉट मोर देन 120 वर्ड्स,
120 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, गलती से भी मत लिख देना, नहीं तो पाप लग जाएगा, ज़्यादा मेहनत करके आ जाओगे। एंड ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द हार्म कॉज्ड बाय द सच एडवर्टाइजमेंट, कि आपको ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि 1 महीने के अंदर वेट लॉस करो, उनसे सावधान रहने के लिए लिखना है। एंड द पर्पस दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ होलसम लंच मंथ इन अ स्कूल एज द आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस एंड मेंशन द एडवांटेज एंड शेयर द सजेशन टू द फोस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप द पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग द यंगस्टर। तो भैया आपका काम यहाँ पर ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर लाओ लोगों को कि खाना खाना ज़रूरी है, खाना मत छोड़ो। और उसी के साथ में आपको करना है कि यार क्या क्या एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आपको एक अच्छी हेल्थी लाइफ लाइन, मतलब एक तरीके से लाइफस्टाइल मेंटेन करने का आपका रूटीन चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव इमेज डेवलप करनी है आपको, अब उसके बारे में लिखना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन दिया है, हम सीधा सॉल्यूशन पढ़ते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा, उसके फॉर्मेट से आप ज़्यादा समझ पाओगे। देखो जो आपकी मार्किंग स्कीम रहती है लेटर की, वो किस तरीके से रहती है। लेटर की मार्किंग स्कीम इस तरीके से रहती है कि आपको फॉर्मेट का 1 नंबर दिया जाएगा पूरे सम्मान के साथ में, कंटेंट के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं कि आप उसमें क्या लिख रहे हो, और फिर उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया की मतलब आप किस तरीके के आइडिया लिखते हो। फिर उसके बाद में एक नंबर एक्यूरेसी का होता है जो कि काट लिया जाएगा और दिया नहीं जाता, कभी भी नहीं दिया जाएगा, एक्यूरेसी का नंबर काट लेंगे वो, जिससे कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, उसके लिए वो नंबर काट लेते, देते नहीं है। तो अब देखो यहाँ पर बात करी गई है फॉर्मेट का 1 नंबर किस किस बात का होगा। देखना ये इतने सारी चीजें लिखने के बाद में 1 नंबर देते हैं, समझ लो कितना स्ट्रगल है 1 नंबर का। तो यहाँ पर फॉर्मेट में कहा गया है कि सबसे पहले आपको सेंटर एड्रेस लिखना होगा, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लेटर और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आपको लिखना है। योवर्स ट्रूली एडिटर हो गया, योर्स ट्रूली या फिर मतलब योर्स सिंसियरली फॉर्मल बिजनेस, आपको ये सब लिखने पर 1 नंबर मिलेगा। और फिर इसके बाद में आप इसका देखो आइडिया आप मत देखो, आप तो इसका सीधा फॉर्मेट देखो। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, इसको सॉल्व करा हुआ है, देखो अब इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया गया, ये दिया गया कि भैया सेंडर का एड्रेस, मतलब कि कौन सेंड करने वाला है। सेंड करने वाला तो हमारा यही था ना यार, राइट अ लेटर, कहाँ पर हमें क्या बनाया था, सुनिधि प्रकाश बनाया था, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमारे ब्रिलियंट विद्यालय 12 कानपुर, ये हमने हमारा एड्रेस लिख दिया। फिर इसके बाद में डेट लिखी। डेट लिखने का फॉर्मेट देखो, डेट ऐसे नहीं लिखी जाती, डेट इज इक्वल टू दिस, ये वाला फॉर्मेट गलत होता है। डेट का फॉर्मेट होता है सिंपल सा, आपको लिखना है 29 अगस्त 2022। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द एडिटर द DW है, आप एडिटर को लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर का नाम आ गया, फिर उसका एड्रेस आ गया जो कि कोई भी एक तरीके से आप लोगों ने अपने मन से बनाया, और कानपुर आपने लिख दिया क्योंकि कानपुर ही आपका एड्रेस गिवन है। अभी यहाँ पर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट नोट करने का है, वो पॉइंट ये है कि अगर आपको आपका एड्रेस गिवन नहीं है तो आपको लिखना है ABC स्ट्रीट, सभी को पता है कि कोई भी एड्रेस नहीं है, और आपको लिख देना है न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपको लिखना है अगर आपका कोई भी नाम पता नहीं गिवन है, ये तो हो गया आपका एड्रेस। और जब आप क्लोज करेंगे तो आप बोलेंगे कि ABC XYZ, ठीक है, ये जरूर से लिखना है, क्योंकि अगर आप अपना नाम लिख देते हो, जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूं आयुष, तो यहां पर क्या होगा कि इसको अनफेयर मींस माना जाता है, और इसके लिए क्या होगा कि मेरा हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब इसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये सब लिखने के बाद में आपको लिखना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, नीड फॉर प्रमोटिंग हेल्थ ईटिंग रूटीन्स, आपको सिंपल सा बताना है कि यार हेल्थ ईटिंग रूटीन्स के बारे में आपको करना है, और आप सिंपल से स्टार्ट कर रहे हो। यहाँ पर ये आपको लिखना है कि डियर मैडम नहीं, आपको डियर सर भी लिखना होगा, ठीक है, डियर सर। आपको नहीं पता कि वो एडिटर कौन है, मेल है या फीमेल, आपको दोनों को लिखना है। फिर इसके बाद में स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर एक एक लाइन का स्पेस छोड़ना है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ ये यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया 1 लाइन का स्पेस छोड़ दो, और आप छोड़ देना, ये कोई आपकी खुद की नोटबुक नहीं है, सीबीएसई की नोटबुक है, खूब नोटबुक देती है सीबीएसई। यहाँ पर देखो सभी के अंदर, यहाँ पे भी आपको 1 लाइन छोड़नी है, और उसी के साथ में इनके बीच में इसमें भी आपको 1 लाइन छोड़नी होगी, और फिर इसके बाद में इसमें भी 1 लाइन छोड़नी होगी। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना होगा, इसके बाद में ये करना होगा, दिस इज द रेफरेंस टू द पोस्टर्स बियरिंग द मैसेज ऑफ अ क्रैश डाइट, मतलब कि इनका मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि दिस इज द रेफरेंस टू द पोस्टर। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि मैं आपको ये करना चाहता हूँ या फिर आपसे काम करवाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं बोलना, आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है। यार एडिटर हैं वो कोई ऐसा थोड़ी है कि उनका खुद का ही काम है, वो खुद का काम नहीं है उनका तो बस ये है कि पब्लिक का अटेंशन उस तरफ ड्रॉ करेंगे, और उसी के साथ में जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अटेंशन ड्रॉ करेंगे।
अब इसके बाद में यहाँ पर आता है कि बीइंग पोस्टेड अराउंड आवर स्कूल premises such poster impact the youngsters negative and can be hazardous for their self esteem। तो मतलब इनके कहने का ये है कि अगर ऐसे पोस्टर देखते हैं तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं प्यारे प्यारे, उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनके लिए खतरा हो सकता है ऐसे पोस्टर्स। तो अब क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर पूरा पूरा आपने पर्पस बताया कि आई वुड लाइक टू प्रपोज द आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग होलसम लंच मंथ। मतलब होलसम लंच का मतलब ये रहेगा कि आपका पूरा पूरा अच्छा लंच वाला मंथ, आप हर महीने के महीने लंच लेके आई। एंड फॉर द ऑल द स्कूल स्टूडेंट, जितनी भी स्कूल स्टूडेंट है उसके लिए बात करिए, काउंटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सच मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड दिस इंटेंसिव मतलब इंटेंटिव and this intensive is sure to encourage all the students to bring the nutritious and the healthy lunch daily and develop a healthy eating routines। तो मतलब कहने का ये है कि बच्चों के अंदर एक ऐसी आदत डालें कि जिससे कि वो अपना खाना डेली लाएं और उसी के साथ में हेल्थी ईटिंग जो रूटीन्स है वो उनका डेवलप हो जाए। एंड टू इंश्योर दिस प्रोजेक्ट गेन स्ट्रेंथ, स्कूल में ऑर्गेनाइजेस द पपेट शोज, स्ट्रीट प्लेस, टेड टॉक्स बाय द न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, emphasizes the theme to foster the healthy eating routines and a positive body image। अब देखो जो क्वेश्चन में दिया गया था उसी के साथ में बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये बता दिया कि मैं आपका आइडिया इसकी तरफ लाना चाहती हूँ होलसम लंच की तरफ। अब उसके बाद में बताया गया कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर दिन अच्छा न्यूट्रिशियस और हेल्दी लंच लाएंगे जिससे कि उनकी हेल्दी खाने की रूटीन हो। फिर उसके बाद में एक और चीज कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को और अच्छा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि पपेट शो करवा सकते हैं, स्ट्रीट प्ले करवा सकते हैं, टेड टॉक्स करवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि बच्चों के अंदर हेल्दी खाने को लेकर के एक तरीके से अच्छी फीलिंग आएगी या फिर एक अच्छा जागरूकता होगा। मैं कई बार ऐसे वर्ड्स बोल देता हूं ताकि आपको उससे समझ में, और आप सोचते कि भैया कोई अच्छे वर्ड बोल देने आते, अगर मैं हैवी वर्ड्स काम में लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा और मैं नहीं चाहता कि यार तुमने समझो नहीं, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए मैं क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और फिर इसके बाद में यहां पर कहा गया कि आई होप दैट पब्लिशिंग माई लेटर इन द कॉलम ऑफ योर रीन्यूड ओनियन हेल्प्स स्प्रेड अवेयरनेस एंड प्रमोट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में योर्स ट्रूली, फिर इसके बाद में आपका नाम और फिर इसके बाद में आपकी जो पोस्ट दी हुई है वो। इसके बाद में देखो इसी तरीके से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस दी जाएगी, वो ही आप लोगों का जो न्यूज टू लेटर टू एडिटर वाला ही फॉर्मेट रहेगा कि आपको सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद में डेट, फिर उसके बाद में रिसीवर्स का एड्रेस और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिख करके आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। इसको पूरा रीड कर लेना, वही फॉर्मेट है जो हमने उसमें करा था। जितने ज्यादा ऐसे सैंपल पेपर को रीड करोगे और उसके साथ में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। हाँ तो बस आज की वीडियो में इतना ही था और आपको साइंस के, मैथ्स के और एसएसटी के भी सैंपल पेपर एक बार देख लेने चाहिए ताकि आपको पता लग जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।